हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सोशल साइंस की। किसकी? आप लोगों की सोशल साइंस की। ये आपकी क्लास 2 है। कौन सी क्लास है? ये आप लोगों की क्लास 2 है आज की, जिसका आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट आप लोगों का फर्स्ट जो है आज इसका डिस्कशन होगा। किसका? पार्ट फर्स्ट है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि आप लोगों की क्लास में मैंने आप लोगों को सोशल साइंस में हमको क्या पढ़ना है, सोशल साइंस का जो भी सिलेबस है उसके बारे में मैं डिस्कशन कर ही चुकी हूँ। तो आप लोगों को हमको जो भी पढ़ना था सोशल साइंस में उसके बारे में हम पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए अब से हमारा जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है। टाइम टेबल आप लोगों को पता ही है। टाइम टेबल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वो जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने टाइम टेबल उसका अटैच कर दिया है, तो आप लोग वहाँ जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, जिसका नाम क्या है? भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना। आपको पता है चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, उसका नाम क्या है? भारत में प्रथम राज्य की स्थापना, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया। इसको आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं कि फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया, मतलब भारत में प्रथम राज्य की स्थापना, उसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? मौर्य वंश। किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। प्रथम राज्य हमारा कौन सा आया था? मौर्य वंश। मौर्य वंश को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मौर्यन डायनेस्टी। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? मौर्यन डायनेस्टी कहा जाता है। और इसकी जो आपको पता है, जो मौर्य वंश था ये हमारा कब से लेकर कब तक चला था? आपको पता है 322 ईस्वी से लेकर कब तक? 185 ईस्वी तक चला था। यानी मतलब 322 ईस्वी से लेकर 185 ईस्वी तक आप लोगों का क्या चला था? मौर्य वंश जो है वो चला था। इस मौर्य वंश के बारे में हम लोग सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मौर्य वंश को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स आप लोगों के एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो मैं आप लोगों को छुड़वा दूं। एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे टॉपिक आप लोगों को कराऊंगी। तो इसलिए आप लोग प्रॉपर जो है ध्यान से क्लास को लीजिएगा और अपने नोट्स को हैं वो साथ के साथ बनाते चले जाइएगा, ताकि आप लोगों को एंड टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप लोग आराम से उसको कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली एवं महान राजवंश था। जो मौर्य राजवंश था ये प्राचीन भारत का, यानी जो हमारा प्राचीन भारत है उसका क्या है? एक शक्तिशाली एवं महान राजवंश था। इसने 137 वर्ष, कितने वर्ष? 137 वर्ष भारत में राज्य किया है। मौर्य वंश का राज कब तक चला है? इसने कम से कम 137 वर्ष तक आपके भारत में राज्य किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने वंश की स्थापना करी। देखो चंद्रगुप्त मौर्य ना, इन्होंने किसकी स्थापना करी? मौर्य वंश की स्थापना करी। किसने करी? मौर्य वंश का संस्थापक कौन कहलाए? चंद्रगुप्त मौर्य। वे ऐसे शासक थे जिन्होंने पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। वे कौन थे? वे इस प्रकार के शासक थे कि जिन्होंने पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में क्या रहे? सफल रहे। उनका साम्राज्य पूर्व बंगाल से, उनका साम्राज्य किससे? पूर्व बंगाल से अफगानिस्तान, किससे? पूर्व में बंगाल यानी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक, और पश्चिम में पाकिस्तान से हिमालय। कहाँ तक? देखिए पूर्व में बंगाल से लेकर अफगानिस्तान से, और बलोचिस्तान और पश्चिम के पाकिस्तान से हिमालय, और कश्मीर के उत्तरी भाग में क्या हुआ था? फैला हुआ था। क्या हुआ था? फैला हुआ था। मौर्य वंश जो हमारा मौर्य राजवंश है ये प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली एवं महान राजवंश था। इसने कम से कम 137 वर्ष तक भारत पर क्या किया है? राज किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की क्या करी? स्थापना करी। वे ऐसे शासक थे जिन्होंने पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में क्या रहे? सफल रहे। उनका साम्राज्य पूर्व में बंगाल से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक, और पश्चिम के पाकिस्तान से हिमालय और कश्मीर के उत्तरी भाग में क्या हुआ था? फैला हुआ था। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को विशाल शासन माना जाता है। देखिए हमारा जो भारतीय इतिहास है ना, इसमें किसको? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को सबसे क्या माना जाता है? विशाल शासन जो है माना जाता है।
मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री किसको? चाणक्य। उनके मंत्री कौन थे आपको पता होगा, चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है, जिनका रियल नेम क्या है? विष्णुगुप्त, जिनको कहा जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में, कहाँ, ये जो साम्राज्य था ना, ये कहाँ था? पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ। किससे हुआ? गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ था। और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा? आपने सबसे पहले पढ़ा कि जो मौर्य राजवंश है इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और कम से कम मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक भारत पर शासन किया था? कम से कम 137 वर्ष तक इन्होंने भारत में राज्य किया। दूसरी बात, भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को विशाल शासन माना जाता। क्या माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को विशाल शासनकाल माना जाता है। और मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय किस किस को जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और जो उनके मंत्री कौन थे? चाणक्य, जिनका नाम आप विष्णुगुप्त के नाम से जानते होंगे। किसका नाम? विष्णुगुप्त के नाम से जानते होंगे, उनको जाता है। और ये साम्राज्य किसमें? पूर्व में मगध राज्य में। कहाँ पर? ये साम्राज्य कहाँ पर था? पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ था। और इसकी राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र थी। इसकी राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो ये हमको ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सोशल साइंस जो होती है वो हमारी सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप इसको रटने के हिसाब से पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप अगर चीज़ों को समझते हुए चले जाएंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, इसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। हमारा जो पूरा इतिहास है उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी भी होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको मतलब मन के हिसाब से पढ़िएगा, मतलब बोरिंग होके नहीं, एकदम इंटरेस्टिंग वे में पढ़िएगा तो आपको ये जो बहुत अच्छे से याद रखेगा। और दूसरी बात, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में 3 भाषाएं प्रचलित थी। जो मौर्य काल था ना, इसमें कितनी भाषाएं प्रचलित थी? 3 भाषाएं प्रचलित थी। कौन कौन सी? संस्कृत, मगधी एवं प्राकृत। मौर्य काल में 3 भाषाएं कौन कौन सी प्रचलित थी? एक तो संस्कृत थी, दूसरी आपकी मगधी थी, और तीसरी कौन थी? प्राकृत थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ थे, हमको पता होना चाहिए। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय किस किस को जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और उनके मंत्री किसको? चाणक्य को जाता है। और आपको पता होगा ये जो साम्राज्य था पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ था। और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। चलिए, प्रदेश प्रसिद्ध विदेशी राजपूत कौन कौन से आए मौर्य वंश में? मौर्य काल के अंदर कौन कौन से विदेशी राजपूत थे जो आए थे? कौन कौन से? एक तो पहला मेगास्थनीज। कौन? सबसे पहला मेगास्थनीज, आप जानते होंगे मेगास्थनीज सबसे फेमस रहा है। मेगास्थनीज आया था, किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। दूसरा डायमेकस। दूसरा कौन? डायमेकस थे, जो किस में आए? बिंदुसार के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में आए थे। तीसरे कौन से आए थे? डायनोशियस। तीसरे कौन थे? डायनोशियस थे, जो अशोक के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? अशोक के दरबार में आए थे। तो हमको पता होना चाहिए कि विदेशी राजपूत जो मौर्य वंश में हमारे तीन आए थे। कौन कौन से आए थे? पहले आए थे चंद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। दूसरा, बिंदुसार के दरबार में कौन आए थे? डायमेकस आए थे। और तीसरा डायनोशियस, जो किसके दरबार में आए थे? अशोक के दरबार में कौन आए थे? डायनोशियस जो है आए थे। चलिए, इसमें कुछ जो नेम है उनको कौन कौन सी उपाधियां थी इस काल के लोगों को? मौर्य वंश में जो बहुत से ऐसे लोग थे जिनको कुछ उपाधियां जो प्राप्त थी उनके बारे में पढ़ते। देखिए, सेडियोकोटस। कौन सा? सेडोक्रोटस जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य को ये उपाधि प्राप्त थी। किसको? सेड्रोकोटस। अमित्रोचेट्स किसको प्राप्त? अपराधी, ये जो उपाधि थी किसको थी? बिंदुसार को प्राप्त थी, जिसको अमित्रघात क्या कहा था? मतलब
अमित्रघात, इसको भी किसको कहा था? बिंदुसार को ही अमित्रघात कहा था। सिंहसेन, ये उपाधि किसको प्राप्त थी? बिंदुसार को ही प्राप्त थी। सिंहसेन, अमित्रघात, अमेत्रोचेटस, ये किसको प्राप्त थी? बिंदुसार को प्राप्त थी। दूसरा देवनाम प्रियदर्शनी, देवनाम प्रियदर्शनी ये किसको प्राप्त थी? अशोक को। ये जो उपाधि है किसको प्राप्त थी? देवनाम प्रियदर्शनी ये किसको थी? अशोक को प्राप्त थी। ठीक है, तो हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी लिखिए। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसका जो हमें ऐतिहासिक स्रोत जो मिलता है इस काल का, किससे मिलता है? अर्थशास्त्र, जो किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है। उससे हमको क्या मिलता है? इसका ऐतिहासिक स्रोत मिलता है। नेक्स्ट एक तो मुद्रा राक्षस है। कौन सी? नेक्स्ट हमें इसके स्रोत किससे मिलते हैं? मुद्रा राक्षस से मिलते हैं। जो लिखी किसने है? विशाखा दत्त ने लिखी है। जो किसने लिखी है? लिखी किसने है? विशाखा दत्त ने लिखी है। तीसरा हमें किससे मिलता है? इंडिका से मिलता है। इंडिका को लिखा किसने था? मेगास्थनीज ने लिखा। किसने लिखा इंडिका को? मेगास्थनीज ने लिखा था। थर्ड हमको किससे मिलता है? विष्णु पुराण। थर्ड हमें किससे मिलती है? विष्णु पुराण से हमको किसके मिलते हैं? मौर्य वंश के ऐतिहासिक स्रोत मिलते हैं, कि मतलब मौर्य वंश जो था वो एग्जिस्ट करता था, उसके बारे में जो हमको जानकारी मिलती है किस किस से मिलती है? एक तो आपकी किससे हो गई? अर्थशास्त्र से मिलती है। जो किसने लिखा? आपको कौटिल्य ने लिखा। दूसरा कौन से थी? मुद्रा राक्षस, जिसको लिखा किसने? विशाखा दत्त ने लिखा था। तीसरा हमको किससे मिलती है? इंडिका से मिलती है, जिसको किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा है। और हमको चौथा किससे मिलता है? विष्णु पुराण से इसके बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं इसमें कि मौर्य वंश के शासक थे वो कौन कौन हुए। ठीक है, मौर्य वंश के शासकों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? सबसे पहले थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कब से लेकर कब तक उन्होंने राज्य किया था? 322 ईस्वी से लेकर 298 ईसा पूर्व तक उन्होंने क्या किया था? राज्य किया था। मतलब कम से कम 25 वर्ष उन्होंने क्या किया था? राज्य किया था। दूसरे कौन थे? बिंदुसार थे। दूसरे कौन से? बिंदुसार थे। और उनका शासनकाल कहाँ से लेकर कहाँ तक चला? 298 से लेकर 269 तक। मतलब उन्होंने 29 वर्ष तक क्या किया? राज्य किया। किसने किया? बिंदुसार ने 29 वर्ष तक जो है राज किया था। बिंदुसार के बाद कौन आए? बिंदुसार के बाद आए सम्राट अशोक। बिंदुसार के बाद कौन आए थे? सम्राट अशोक आए थे। सम्राट अशोक ने राज्य कम से कम 37 वर्ष तक किया था। मतलब 269 ईसा पूर्व से लेकर उन्होंने 232 ईसा पूर्व तक किसने शासनकाल किया? जो हमारे सम्राट अशोक के, उन्होंने क्या किया? इसका उन्होंने शासन किया। फोर्थ उसके बाद कौन आए थे? दशरथ मौर्य आए थे। उसके बाद कौन आए? दशरथ मौर्य आए, जिन्होंने कब से लेकर कब तक? 2 से 32 ईस्वी से लेकर कब तक? ईसा पूर्व से लेकर 224 ईसा पूर्व तक उन्होंने राज्य किया। फिफ्थ थे संप्रति। फिफ्थ कौन थे? संप्रति थे। उसके बाद कौन थे? शलिशुक थे। शलिशुक ने कब से लेकर कब तक किया? 215 से लेकर 202 ईसा पूर्व तक उन्होंने राज्य किया। 7 थे देवावर्मन। देववर्मन जो थे उन्होंने 202 ईस्वी से लेकर 195 ईसा पूर्व तक उन्होंने क्या किया? राज्य किया। 8 थे आपके शतवर्धन मौर्य। 8 कौन थे? शतधवन मौर्य, जिन्होंने 195 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व तक क्या किया? शासन किया। 9 थे आपके कौन? बृहद्रथ। 9 कौन थे आपके? बृहद्रथ थे, जो इसके अंतिम शासक भी कहलाते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन कहलाते हैं? बृहद्रथ कहलाते हैं। कब से लेकर कब तक उन्होंने राज्य किया? 187 ईसा पूर्व से लेकर 185 तक, मतलब कुल 2 वर्ष तक ही उन्होंने क्या किया था? शासन जो है किया था। किसने? बृहद्रथ ने। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं जो मौर्यकालीन जो आपका वंश था उसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी? उसकी क्या थी? सामाजिक स्थिति वो कैसी थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी करते हैं कि वर्ण व्यवस्था सबसे पहले करेंगे। वर्ण व्यवस्था जो थी वो वहाँ की वो कैसी थी? देखिए, मौर्यकालीन समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलित थी। मौर्यकालीन समाज में कौन सी जो व्यवस्था थी प्रचलित थी? वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलित थी। समाज में पहला स्थान ब्राह्मणों को प्राप्त था
जबकि शूद्रों को स्थिति सबसे निम्न थी। मतलब ये जो मौर्य वंश था आपका, इसमें क्या वर्णों के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया था। उनके वर्णों के आधार पर उनकी जो क्या थी, उनकी स्थिति थी वो वर्णों के आधार पर थी। मतलब जो ब्राह्मण थे उनको सबसे पहला स्थान दिया जाता था। किसको? ब्राह्मण को सबसे पहला स्थान दिया जाता था, और उसके बाद में शूद्र जो होते थे उनको सबसे कम स्थान दिया जाता। किसको? शूद्र को। आपको पता है जैसे वर्णों के मतलब क्षत्रिय हो गए, शूद्र हो गए, ब्राह्मण हो गए, ये उनके आधार पर वो क्या बांटा जाता था, और उसके हिसाब से उनकी क्या होती थी, सामाजिक स्थिति हुआ करती थी। सेकंड क्या है? विवाह। देखिए विवाह क्या था कि इस काल में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप वर्ण संकर जातियों में वृद्धि हुई है। जो मौर्यकालीन समाज है ना, इस काल में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप वर्ण संकर जातियों में वृद्धि हुई। स्त्रियों को केवल संतान प्राप्ति के लिए मानते थे। ये जो मौर्यकालीन समाज के लोग थे ना, मौर्य वंश में स्त्रियों को केवल किसके लिए माना करते थे? संतान प्राप्ति के लिए माना करते थे। जाति व्यवस्था अस्पृश्यता एवं स्त्रियों की जो दशा थी वो देखिए वो कैसी थी कि इस काल में जाति व्यवस्था एवं अस्पृश्यता का क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। इस काल में स्त्रियों की दशा में भी गिरावट आई। यद्यपि स्त्रियों को पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा का अधिकार जो था वो था, किंतु इस काल में तलाक एवं सती प्रथा जो थी ना वो नहीं थी। ये जो जाति व्यवस्था एवं अस्पृश्यता जो थी, स्त्रियों के दशा जो थी वो इस मामले में क्या थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट भी आई थी। यद्यपि जो स्त्रियां थी ना उनको मौर्य वंश में पुनर्विवाह नियोग विवाह करने की प्रथा तो थी, उनको अधिकार जो था, परंतु इस काल में ये था कि जो तलाक एवं सती प्रथा जो थी ना वो नहीं थी। तलाक एवं सती प्रथा जो होती है वो इस काल में क्या नहीं थी, वो नहीं थी। इस काल में पर्दा प्रथा का भी अप्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य मिले। जो काल है ना आपका मौर्य वंश काल, इसमें पर्दा प्रथा का भी अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्टली तरीके से आप लोगों को साक्ष्य मिले हैं। पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुआ है कि वहाँ पर पर्दा प्रथा चलती थी। स्त्रियां घर के अंदर ही रहती थी। मौर्य वंश में जो स्त्रियों की दशा थी, स्त्रियां कहाँ रहती थी? अंदर ही रहती थी। उनको तलाक एवं किसकी सती प्रथा करने की उनकी आज्ञा नहीं थी। दूसरा, वो लोग क्या कर सकते थे? पुनर्विवाह कर सकते थे। ठीक है, स्त्रियों की दशा पुनर्विवाह कर सकते थे। स्त्रियों की जो दशा थी वो मौर्य वंश में ज़्यादा अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट है आपकी दास व्यवस्था। नेक्स्ट कौन सी है? दास व्यवस्था थी। देखिए मौर्य काल में दास प्रथा का भी पता चलता है, किंतु दासों को यह अधिकार प्राप्त था कि वह मालिक को धन देकर दासता से मुक्त हो सकते हैं। देखिए जो हमारा मौर्य वंश था इसमें दास प्रथा भी चालू थी। जैसे कोई युद्ध हुआ करते थे, उनमें अगर कोई राजा जो है वो मतलब हार जाया करते तो उसके लोगों को ये लोग दास बना लिया करते थे। दूसरा, अगर कोई चीज़ें नहीं दे पाते हैं तो वो दास बना लिया करते थे, लेकिन उनको ये अधिकार प्राप्त था अगर वो उसका कर्ज जो जिन्होंने लिया है राजा से, अगर वो उसको चुका देते हैं तो उसके बाद उनको मतलब स्वतंत्र होने का क्या रहता था? अधिकार जो है प्राप्त रहा करता था। ठीक है, वस्त्र जो पहना करते थे वो लोग वे सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करा करते थे? वो लोग सूती वस्त्रों का क्या किया करते थे? प्रयोग किया करते थे। अच्छा, मनोरंजन के जो साधन थे वो और शिक्षा के साधन वो आपके कौन कौन से थे? मौर्य काल में वर्ण के आधार पर धर्म, व्याकरण, अर्थ एवं राजनीति की जो है शिक्षा दी जाती थी। मतलब वर्ण व्यवस्था आप लोगों को कहाँ देखने को मिलती है? मौर्य वंश में देखने को मिलती है, और वर्णों के आधार पर ही उनको शिक्षा प्राप्त की जा सकती थी। ठीक है, तक्षशिला, उज्जैन एवं वाराणसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र जो है माने जाते थे। कौन कौन से? उसमें तक्षशिला, उज्जैन एवं वाराणसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। इस काल में नट, नृतक, गायक, वादक आदि समाज के लोगों का मनोरंजन करते थे। इस मतलब ये जो काल है ना, इस काल में नट हो गए, नृतक हो गए, गायक हो गए, आपके वादक आदि जो है समाज के लोगों को क्या किया करते थे? मनोरंजन किया करते थे। जुआ, शराब, शिकार इत्यादि आदि भी किसके? मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। यहाँ तक लिख लिया। अब बढ़ते हैं मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की। हमने सबसे पहले कौन सी पढ़ी? मौर्यकालीन
सामाजिक स्थिति पढ़ी, जिसमें हमने क्या क्या जाना कि वर्ण व्यवस्था चलती थी वहाँ पर, वर्णों के आधार पर ही उनकी स्थिति का ज्ञात हुआ करता था। विवाह जो होते थे इस काल में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप वर्ण संकर जातियों में क्या हुई, वृद्धि हुई। स्त्रियों को केवल संतान प्राप्ति के लिए माना करते थे। और हमने दूसरा इसमें ये जाना कि जिस काल में क्या व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। इस काल में स्त्रियों की दिशा में भी गिरावट आई। और पता है ये जो यद्यपि स्त्रियों को पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा का अधिकार था, किंतु इस काल में तलाक एवं सती प्रथा नहीं थी। इस काल में पर्दा प्रथा का भी अप्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य मिले हैं। स्त्रियां घर के अंदर ही क्या रहती थी, स्त्रियां जो थी वो घर के अंदर ही रहा करती थी। दूसरा हमने पढ़ा दास व्यवस्था यानी दास प्रथा भी थी, लेकिन दासों को ये अधिकार भी प्राप्त था कि वह मालिक को धन देकर दासता से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। और ये लोग किसका प्रयोग करते थे, सूती वस्त्रों का ये सब लोग प्रयोग किया करते थे। और मनोरंजन के जो साधन थे ये आप लोगों के कौन कौन से थे, मनोरंजन के साधन नट हो गए, नर्तक हो गए, गायक, वादक आदि समाज के लोगों का मनोरंजन करते थे। जुआ, शराब, शिकार इत्यादि भी किसके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। और शिक्षा जो मिलती थी वो वर्ण के आधार पर मिलती थी, ठीक है। सद्धर्म जो मतलब ब्राह्मणों की शिक्षा जो मिलती थी उनको अलग मिला करती थी, शूद्रों की शिक्षा अलग थी, मतलब वर्ण के आधार पर शिक्षा उनको प्राप्त करने का अधिकार था, ठीक है। अब पढ़ते हैं मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में। देखिए यहाँ पे कृषि मतलब आर्थिक व्यवस्था कैसे किसके ऊपर डिपेंड है, कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि पर ही रहना सब चीज़। मौर्य काल की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। किसकी, मौर्य काल की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। आज भी देख लीजिए जो हमारा भारत की अर्थव्यवस्था 50% किस पर आप लोगों के निर्भर रहती है, वो हमारे कृषि के ऊपर रहती है। किसके ऊपर रहती है, कृषि के ऊपर निर्भर रहती है। तो मौर्य काल की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। मौर्य शासकों ने कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। मौर्य शासकों ने किसमें, कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक ने सिंचाई हेतु सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने किसने, सिंचाई के लिए सुदर्शन झील, किसका, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। राज्य की ओर से कृषकों को अच्छे बीज एवं उपकरण जो है क्या किए जाते थे, उपलब्ध कराए जाते थे। ये लोग किस पे बहुत ध्यान दिया करते थे, खेती पर उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है। और किसने, अशोक ने क्या बनवाई थी, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और ये लोग किसानों को अच्छे बीज एवं उपकरण भी क्या करा लेते, उपलब्ध कराए जाते थे। नेक्स्ट इसमें किस पे अर्थव्यवस्था किस पे थी, पशुपालन पर भी निर्भर करती थी। राज्य द्वारा सार्वजनिक चारगाहों का निर्माण कराया गया था तथा इनकी देखभाल के लिए विविधताध्यक्ष नामक अधिकारी की क्या की गई थी, नियुक्ति की गई थी। यह पशुओं का क्या करते थे, पालन करते थे। किसकी नियुक्ति की गई थी, पशुपालन मतलब इनके देखभाल के लिए किसके, विविधताध्यक्ष की नामक अधिकारी की आपकी नियुक्ति करी गई थी। और यह पशुओं का क्या किया करते थे, पालन किया करते थे। नेक्स्ट क्या है आपका, शिल्प उद्योग। अर्थव्यवस्था किस पर भी आधारित, तीसरी कौन सी, शिल्प उद्योग पे, यानी शिल्प उद्योग का विकास भी मौर्य काल में हुआ। शिल्प उद्योग के विकास में सर्वप्रमुख भूमिका श्रेणियों की थी। मौर्य जो वंश है ना, मौर्य काल में हुआ था। और शिल्प उद्योग के विकास में सर्वप्रमुख भूमिका श्रेणियों की थी। प्रत्येक शिल्प उद्योग से संबंधित एक अलग जो है ना, अलग श्रेणी हुआ करती थी। इस काल में सर्वप्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। सबसे पहला कौन था, वस्त्र उद्योग था। काशी व मालवा जो थे ना, वो सूती वस्त्र हेतु, बंगाल मलमल व रेशमी काम हेतु विश्व विख्यात था। यानी उस समय में सूती वस्त्र के लिए कौन कौन से, काशी व मालवा जो होते थे ना, वो सूती वस्त्र के लिए बहुत विख्यात थे। बंगाल जो था वो मलमल एवं रेशमी वस्त्र जो थे वो उनके लिए क्या था, विख्यात था। नेक्स्ट क्या है इसकी, मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था क्या थी कि वस्तुओं का क्रय विक्रय मुद्रा के द्वारा ही होता था।
सोना चांदी तांबे की मुद्राएं राजाओं द्वारा जारी की गई थी। स्वर्ण व पाद सोने की मुद्रा, पर्ण, काशापन व धरण चांदी की मुद्रा और माशक कौन थे? आदि प्रचलित थे। मतलब उस समय में क्रय विक्रय किसके द्वारा हुआ करता था? मुद्रा के द्वारा हुआ करता था। ठीक है, मुद्रा उस समय आ गई थी आपकी, मुद्रा के द्वारा हुआ करता था। सोना चांदी तांबे की मुद्राएं राजाओं द्वारा जारी की गई थी। स्वर्ण व पाद सोने की मुद्रा, पर्ण, काशपन व धरण चांदी की मुद्रा और माशक आदि कौन थे? प्रचलित थी। अच्छा, मौर्य काल की आपकी धार्मिक स्थिति अब पढ़ते हैं। मौर्य काल की आप लोगों की धार्मिक स्थिति उस वक्त पे वो कैसी हुआ करती? देखिए, मौर्य वंश में ब्राह्मण को सर्वप्रथम माना जाता था। कौन माना जाता था? सर्वप्रथम ब्राह्मण को माना जाता था तथा उनका आदर किया जाता था। मौर्य काल में यज्ञ इत्यादि काफी प्रचलित थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में कौन सा जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको अंतिम दिनों में किसको स्वीकार कर लिया था? जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। जबकि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। किसने? अशोक ने किसको स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। मौर्य काल में धार्मिक दृष्टि से वैदिक धर्म की प्रधानता थी। किसकी? वैदिक धर्म की जो है प्रधानता थी। वाजपेयी यज्ञ हो गए, अश्वमेध यज्ञ आदि जो है मतलब उस वक्त पे यज्ञ भी किए जाते थे। कौन कौन से? वाजपेयी यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गए, ये उस वक्त पे काफी प्रचलित थे। देवी देवताओं की मूर्ति पूजा की जाती थी। किसकी? देवी देवताओं की मूर्ति पूजा की जाती थी। देवताओं की पूजा के साथ भूत प्रेत तथा राक्षसों का भी क्या करते थे ये लोग? विश्वास, मतलब अंधविश्वास भी उस वक्त पे था। ठीक है, अब पढ़ते हैं आप लोगों के मौर्यकालीन प्रशासन जो था वो कैसा था। मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत में पहली बार राजनीतिक एकता आपको देखने को मिली थी। यानी ये जो मौर्य शासन में पहली बार भारत में किसकी राजनीतिक एकता देखने को मिली थी? क्या मिली थी? राजनीतिक एकता जो है वो देखने को मिली थी। साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से पूर्व उनकी योग्यता व चरित्र को क्या किया जाता? परखा जाता। मतलब प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी कि प्रशासनिक अधिकारियों की जब वो नियुक्ति करते थे ना तो उससे पहले उनकी योग्यता और उनके चरित्र को परखा जाता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे। कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए? 7 अंग बताए थे। कौन कौन से बताए उन्होंने 7 अंग? उन्होंने बताए, एक तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। उन्होंने राज्य के 7 अंग कौन कौन से बताए? राजा, राजा का अमात्य, अमात्य के बाद जनपद, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। ये उन्होंने क्या बताए थे? सप्तांग बताए थे। कौटिल्य ने क्या बताए थे? सप्तांग बताए थे। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। मौर्यकालीन प्रशासन किस पे आधारित था? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी। यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ना वो क्या थी? केंद्रीकृत थी, परंतु इसे निरंकुश नहीं कहा सकता। परंतु इसे क्या नहीं कहा सकता? निरंकुश नहीं कहा जा सकता। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 और प्रांतों में बांटा गया था। इसके लिए किसके लिए? अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 और प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तौशाली थी। पूर्वी भाग की राजधानी कौन सी थी? तौशाली थी। तो दक्षिणी भाग की कौन थी? स्वर्णगिरी। दक्षिणी भाग की कौन थी? स्वर्णगिरी थी। और उत्तरी और पश्चिमी भाग की राजधानी कौन थी? तक्षशिला थी। उत्तरी एवं पश्चिमी की राजधानी कौन थी? तक्षशिला थी। पूर्व भाग में राजधानी कौन सी थी? तौशाली थी। और दक्षिणी भाग की जो थी राजधानी कौन सी थी? स्वर्णगिरी थी। देखिए, कुछ मैंने और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है डाले हैं ताकि ये जो मौर्यकालीन जो सामाजिक, आर्थिक और आपकी प्रशासनिक स्थिति है ना वो अच्छे समझ में आया। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें और डाल दिए हैं। देखिए, यहाँ से आप लोगों को मैं इसको बता देती हूँ। रुकिए, चलिए, देखिए,
जो मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासन था वो कैसा था। इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये मैं केवल आपको पढ़ा रही हूँ। आप लोग जो मैंने नोट्स बनाए ना वो सारे लिख लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों की मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसको आप आधुनिक में पटना कहते हैं ना, वो थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, जिसको अब आधुनिक में पटना कहा जाता है, वो थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 और प्रांतों में बांटा गया था। किसमें बांटा गया था? 4 और प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी कौन सी थी? तोशाली थी। तो दक्षिणी भाग की स्वर्णगिरी। पूर्वी भाग की राजधानी कौन सी थी? तोशाली थी। तो दक्षिणी भाग की राजधानी कौन थी? स्वर्णगिरी थी। इसी प्रकार उत्तरी तथा पश्चिमी भाग की राजधानी तक्षशिला एवं उज्जैन थी। तक्षशिला और कौन सी थी? उत्तर की यानी तक्षशिला, और इसकी पश्चिम की राजधानी उज्जैन थी। कौन थी? पश्चिम की राजधानी कौन थी? उज्जैन थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त समापा, ईशिला तथा कौशाम्बी भी महत्वपूर्ण नगर थे। इसके अतिरिक्त कौन कौन से? समापा, ईशिला तथा कौशाम्बी भी महत्वपूर्ण नगर थे। राज्य के प्रांतपालों, जो राज्य के प्रांतपाल होते थे ना, कुमार होते थे। कौन होते थे? प्रांतपालों को कुमार होते थे। जो स्थानीय प्रांतों के कौन होते थे? शासक होते थे। क्या होते थे? शासक होते थे। कुमार की मदद के लिए हर प्रांत में एक मंत्री परिषद तथा महामात्य होते थे। जो प्रांत थे ना, उनकी प्रांतपालों में कौन होते थे? कुमार होते थे। और कुमार की मदद के लिए हर एक प्रांत में एक मंत्री परिषद और महाअमात्य होते थे। ठीक है, प्रांत आगे जिलों में बांटे होते थे। प्रांत जो होते ना वो आगे जिलों में बटे होते थे। प्रत्येक जिला गांव के समूहों में बटा होता था। प्रत्येक जिला, प्रांत में क्या जिले होते थे, और जिले के अंदर कौन होते थे? गांव होते थे। ठीक है, प्रदेशनिक जिला प्रशासक का प्रधान होता। प्रदेशक कौन था? जिला प्रशासन का प्रधान हुआ करता था। और रजुक जमीन को मापने का काम करता था। कौन? रजुक जो था वो किसको मापने का काम किया था? जमीन को मापने का काम किया करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? गांव थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? गांव थी। और जिसका प्रधान क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। जिसका प्रधान क्या कहा जाता था? ग्रामिक। ग्रामिक जो है कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? गांव हुआ करती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नगरों के प्रशासन के बारे में पूरा एक अध्याय लिखा है। विद्वानों का कहना है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा अन्य नगरों का प्रशासन इस सिद्धांत के अनुरूप ही रहा होगा। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन भी किया अपनी बुक में। उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का एक शासन एक नगर परिषद द्वारा जो है किया जाता था, जिसमें कम से कम कितने सदस्य हुआ करते थे? 30 सदस्य हुआ करते थे। ये 30 सदस्य 5-5 वाली 6 समितियों में बटे हुआ करते थे। प्रत्येक समिति का कुछ निश्चित काम होता था। पहली समिति का काम औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन से संबंधित होता था। इसका वेतन निर्धारित करना, मिलावट रोकना भी होता था। दूसरी समिति पाटलिपुत्र में बाहर से आने वाले लोग, जैसे खासकर जो विदेशी मामले होते हैं ना, उनको देखा करती थी। तीसरी जो समिति का ताल्लुक जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण से हुआ करता था। किसका? तीसरी जो समिति था उसका किससे ताल्लुक हुआ करता था? जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण से था। चौथी समिति व्यापार तथा वाणिज्य का क्या करती थी? विनिमय करती थी। चौथी समिति किसका? वाणिज्य तथा व्यापार क्या करती थी? विनिमय करती थी। इसका काम निर्मित माल की बिक्री तथा पांडे पर नजर रखना था। पांचवी माल की विनिर्माण पर रखती थी। तो और छठी का काम क्या होता था? कर वसूलना हुआ करता था। तो आपने 5-6 समितियां बनाई थी। मेगस्थनीज ने बताया था कि उसमें किसकी 30 सदस्यों के सदस्य हुआ करते थे, और हर एक जो समूह में, और उनके 5-5 को एक एक करके समिति बनाई गई थी। कितनी बनी थी? 6 समिति, और उनके अलग अलग जो है काम थे वो हमने पढ़े। उनके क्या काम जो हुआ करते थे। नगर परिषद के द्वारा जन कल्याण के कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारी भी नियुक्त किया, जैसे सड़कों, बाजारों, चिकित्सालयों, देवालय, शिक्षा संस्थाओं, जलापूर्ति, बंदरगाहों की मरम्मत तथा रखरखाव का जो है
काम करना था। इनके लिए नगर परिषद के द्वारा जन कल्याण के कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के भी अधिकारी जो थे कौन किया जाते थे, नियुक्त किए जाते थे। मौर्य समाज के समय एक और बात जो भारत में अभूतपूर्व थी वो थी मौर्य को गुप्तचर जाल। मौर्य का कौन सा गुप्तचर जाल, ये बहुत क्या था, अभूतपूर्व था, यानी महत्वपूर्ण था। उस समय पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया था जो राज्य पर किसी बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की खबर किसको दिया करते थे, प्रशासन तथा सेना तक क्या किया करते थे, पहुंचाया करते थे। और गांव का आधिकारिक मुखिया यानी ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है, शहरों में वकील के पास कुछ मजिस्ट्री शक्तियां भी थी। मौर्य प्रशासन में जनगणना लेना एक नियमित प्रक्रिया थी। कौन सा प्रशासन में कौन सी जनगणना लेना क्या थी, एक नियमित प्रक्रिया थी। मौर्य प्रशासन में व्यापारियों, कृषकों, लोहारों, कुम्हारों, बढ़इयों आदि जैसे लोगों के विभिन्न वर्गों की गणना करने के लिए ग्रामीण अधिकारी मतलब ग्रामिक और नगर पालिका अधिकारी नागरिक कौन होते थे, जिम्मेदार होते थे। और मवेशी भी ज़्यादातर कराधान उद्देश्य के लिए व्यवसाय जातियों के रूप में समेकित हुए। भारतीय समाज की एक विशेषता जो आज तक भारतीय राजनीति क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, भारत में जो सर्वप्रथम मौर्य वंश के शासनकाल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक एकता विस्थापित हुई थी। मौर्य प्रशासन में सत्ता का शुद्र केंद्रीकरण था परंतु राजा कौन होता था, निरंकुश नहीं हुआ करता था। मौर्य काल में गणतंत्र का हुआश हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था कौन थी, व्यवस्था जो है सुदृढ़ हुई थी। कौटिल्य ने राज सप्तांग सिद्धांत निर्दिष्ट किए थे जिनके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह तथा विदेश नीति संचालित हुआ करती थी। कौन कौन से, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। ठीक है, मैंने आपको ये सब पढ़ाया था। इसका ओवरव्यू करा देती हूँ क्योंकि यहाँ से क्या तो कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं, बाई चांस पूछ लिए तो हमको पढ़ना तो चाहिए। अब पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के मुख्य पद और अधिकारी। देखिए कौन कौन से थे। सबसे पहले पद किसका हुआ था, राजा का। किसका सबसे पहला पद क्या हुआ था, राजा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किंग। और पद क्या होता था इनका, युवराज का, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं क्राउन प्रिंस, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहा जाता है, क्राउन प्रिंस कहा जाता है। नेक्स्ट कौन थे, सेनापति। सेनापति को आप चीफ या फिर आर्म फोर्स भी कहते थे, जिसका काम होता है परिषद। इसके पास पद क्या होता है, परिषद का हुआ करता था। ठीक है, थर्ड कौन था, नागरिक, जिसको सिटी मैनेजर कहते हैं। इसका पद क्या था, पौर्वक्य व्यवहार। किसका, पौर्वक्य व्यवहारिक था इनका। उसके बाद कौन थे हमारे, मंत्री। मंत्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं, काउंसलर कहते हैं। इनका पद क्या था, कार्मिक। पद क्या था इनको, कार्मिक प्राप्त था। उसके बाद है सन्निधाता, जिसको इंग्लिश में क्या कहा था, ट्रीजर कहते हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रीजर कहते हैं। जिनका पद क्या था, कर्मांतरिक था। जिनका पद क्या था, कर्मांतरिक था। उसके बाद कौन आते हैं, अंतेपाल। अंतेपाल को इंग्लिश में कहते हैं फ्रंटायर कमांडर, जिसका पद क्या था, अंतर्विंशक। इनका पद क्या था, अंतर्विंशक इनका पद था। उसके बाद कौन है, दोवारिक, जिसको बोलते हैं चीफ गार्ड, जिसको क्या कहा जाता है, गोप का पद उनका था। पुरोहित होते थे, उनका पद क्या था, कर्णिक था। प्रशांता, एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका पद क्या था, नायक का पद हुआ करता था। उपयुक्त, किसका, उपयुक्त जो थे उनका पद क्या था, प्रतिष्ठा था। फिर उसके बाद कौन होते थे, शून्यपाल। शून्यपाल का पद क्या हुआ करता था, अध्यक्ष हुआ करता था। देखिए मौर्य साम्राज्य में आपका प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, उसके बारे में एक बार रिव्यू मार देते हैं, क्या है देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों में विभाजित किया था, जिसको क्या कहते हैं, चक्र कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या कितनी हो गई थी, 5 हो गई थी। सम्राट अशोक ने एक और बढ़ा दिया था। उस समय कितने हुआ करते थे, 4 हुआ करते थे कि प्रांत, जैसे प्राची, मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी कौन थी, पाटलिपुत्री। उत्तर पद की तक्षशिला थी, दक्षिणी पद की स्वर्णगिरी थी और अवंती राष्ट्र यानी उज्जैनी। अवंती राष्ट्र कौन सी थी, उज्जैनी हुआ करती थी। प्रांत यानी चक्रों का प्रशासन राजवंशीय कुमार आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा
हुआ हो तो होता था किसका, पदाधिकारियों द्वारा होता था। कुमारा भाष्य की सहायता से प्रत्येक प्रांत में महापात्र नामक अधिकारी होते थे। शीर्ष पर साम्राज्य का केंद्रीय प्रभाग, तत्पश्चात प्रांत आहार विषय में विभक्त। ग्राम प्रशासन की निम्न इकाई था, ग्राम जो होता था, ग्राम प्रशासन क्या था, निम्न इकाई था। 100 ग्राम के समूह को संग्रहण कहा जाता था। आहार विषयपति के अधीन होता था। जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गांव की क्या करता था, व्यवस्था करता था। कौन, गोप कौन थे, उसकी 10 गांव की क्या करता था, व्यवस्था करता था। देखिए उसने 6 विस्तृति बताई थी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य प्रशासन की 6 नगरीय समिति बताई थी। कौन कौन सी, पहली समिति वो उद्योग शिल्पों का क्या करती थी, निरीक्षण करता था। प्रथम समिति का काम था कि वो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना था। दूसरी समिति का काम क्या था कि विदेशियों की देखरेख को करना, कि विदेश से मतलब बाहर से जो व्यक्ति आते हैं ना उनकी देखरेख करना था। तीसरी का क्या था कि नियमित रूप से जनगणना होती थी, उसको जनगणना करना था। चौथी जो समिति थी उसका काम क्या था कि व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करना, किसका, व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करना। पांचवी समिति थी उसका काम ये हुआ था विक्रय की व्यवस्था करना और निरीक्षण करना, मतलब विक्रय की व्यवस्था करना और दूसरा उसका निरीक्षण करना। ये हमारी पांचवी समिति का कार्य हुआ करता था। और छठी समिति जो थी इसका काम था कर वसूलने की व्यवस्था करना, किसका, जो कर वसूला जाता है उसकी क्या करना, व्यवस्था करना। नगर में अनुशासन बनाए रखने के लिए तथा अपराधों पर नियंत्रण रखने हेतु व्यवस्था थी, जिसे क्या कहा था, रक्षित कहा जाता, जिसे क्या कहा जाता था, रक्षित जो है कहा जाता था। यूनानी स्त्रों से ज्ञात होता है कि नगर प्रशासन में 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। कौन कौन से, एग्रोनोई जिनको जिलाधिकारी कहा था, एंटीनोमोई इनको नगर आयुक्त, और तीसरे थे सैन्य अधिकारी। तीसरे कौन थे, सैन्य अधिकारी। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोगों की आपकी यहीं पे फिनिश होती है। आज हम केवल इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। आज की क्लास में आप लोगों को इतना ही करेंगे। बाकी का जो हम करेंगे वो करेंगे आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। किस में करेंगे, बाकी का हम करेंगे आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल नहीं पता तो टाइम टेबल मैंने टेलीग्राम पर अटैच किया हुआ है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएंगे। अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है, नहीं समझ में आता है, तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आपको पता है, लेट्स लर्न 183 gmail.com। आप मुझे जीमेल कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे जीमेल कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं है तो टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लास। ठीक है, आप मुझे वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। कोई देखिए, सेकेंड सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट वो आप लोगों की बना दी है, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हैं वो आप लोगों की शुरू हो गई हैं, तो आप लोग वहाँ जाकर कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सभी क्लासेस प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मिल जाती हैं, डेली क्लास चल रही है। ठीक है, अगर आपको पसंद आती है क्लास, अच्छी लगती है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई कमी हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।